हेलो स्टूडेंट, हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे थे। उस पर मैं आप लोगों के लिए लगभग 3 वीडियो बना चुका हूँ। तो आप लोग वहाँ तक हमने 24 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। हमने पिछले वीडियो में किसी त्रिभुज के केंद्रक के बारे में पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए हों, शीर्षों के निर्देशांक x1 y1 x2 y2 और x3 y3 अगर त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं तो केंद्रक मध्यिका का प्रतिच्छेद बिंदु होता है। जैसे हमने एक मेडियन ये डाला और एक मेडियन हमने यहाँ बनाया, तो केंद्र क्या होता है? ये दो मध्यिका अगर किसी बिंदु पर काटती हैं तो यह त्रिभुज का केंद्रक कहलाता है। मध्यिका किसी बिंदु पर काटती है तो वह अब इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे आपके पास x2 प्लस x3/2 y2 प्लस y3/2। ये मध्य बिंदु के निर्देशांक हो गए। अब हमको ये मालूम है कि ये जो केंद्रक है ना, त्रिभुज का केंद्रक मध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। शीर्ष से आधार की ओर 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो जब हम विभाजन सूत्र का यूज करेंगे तो केंद्रक के निर्देशांक, त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक हमारे पास आएंगे x1 प्लस x2 x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ये त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक प्राप्त हो जाएंगे। सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल। इसी त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक हमारे पास प्राप्त हो जाएंगे x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3। त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक। तो अब इसी पर एक क्वेश्चन और है। क्या दिया है कि त्रिभुज के दो शीर्षों के निर्देशांक दिए होंगे, तीसरे शीर्ष के निर्देशांक को पूछेंगे और केंद्रक के निर्देशांक दिए हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास है कि किसी त्रिभुज के दो शीर्षों के निर्देशांक 5,4 और 2,4 है। किसी त्रिभुज के दो शीर्षों के निर्देशांक 5,4 तथा ऋण 2,4 हैं। तो तीसरे शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात करो। यदि त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक, त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक 5,6 ये क्वेश्चन है। तो आप ये कहेंगे कि सर हम ये मान लें कुछ समय के लिए कि त्रिभुज के तीसरे शीर्ष के निर्देशांक क्या करें, तीसरे शीर्ष के निर्देशांक हमको ज्ञात करना है। तो हम तीसरे शीर्ष के निर्देशांक को xy कह दें। दो शीर्षों के निर्देशांक हमारे पास 5, 4 और 2,4
तीसरे शीर्ष के थर्ड वर्टेक्स के हमने एक्स कॉमा वाई ले लिया, तो हम क्या करें 5 ऋण 2 धन x बटे 3 बराबर इस 5 के बराबर रखेंगे और 4 धन 4 धन y बटे 3 बराबर इस 6 के बराबर रखेंगे। ठीक है, 5 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा 3। 3 प्लस एक्स इक्वल टू 15 x इक्वल टू 12, x का मान 12। क्लियर, ये 3 रहेगा कि 15 x का मान 12 आ जाएगा। अब हमने कहा 36 18 8 धन y बराबर 18, तो y की वैल्यू 10 आ गई। तो तीसरे शीर्ष के निर्देशांक 12,10, त्रिभुज के तीसरे शीर्ष के निर्देशांक 12,10 हो जाएंगे। क्लियर है, इसको हम ऐसे ना करते हुए ऑप्शन से भी कर सकते हैं। माना कि आपको ऑप्शन दिया 10,12, अगला ऑप्शन दिया 12,10, तीसरा ऑप्शन दे दिया 14,12, चौथा ऑप्शन दे दिया 13,18। ये देखिए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x x x सभी को जोड़ेंगे, 5 ऋण 2 धन 10 और 3 का भाग लगाएंगे। अगर 5 आ गया तो हमारा आंसर पहला सही है। हमने ये देखा 10 धन 5 15, 15 में से 2 गए तो 13 बचेंगे, 13 में 3 का भाग लगाएं तो कैसे 5 नहीं आ रहा, फर्स्ट ऑप्शन गलत। सेकेंड ऑप्शन को देखा 12 और 15 17, 17 में से 2 घटा 15, 15 में 3 का भाग लगाया, 5 का भाग लगाया, 3 आया हमारे पास, 3 का भाग लगाया तो 5 आया कि नहीं आया, तो इससे तो x निर्धारण टैली हो रहा है। इसी तरह से फिर y निर्धारण भी टैली करेंगे, 4 धन 4 8 और 10 18, 18 में हमने 3 का भाग लगाया, ये 5 6 आ गए, 36 18, तो हमारे पास दोनों ऑप्शन टैली हो रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी से x कोऑर्डिनेशन और y कोऑर्डिनेशन, तो हमको इतना करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। समझ में आया ना ऑप्शन मेथड से, कि किसी त्रिभुज के अगर आपके पास 2 शीर्षों के निशान दिए हैं और त्रिभुज के केंद्रक के निशान दिए हैं, तो आसानी से हम तीसरे शीर्ष के निशान को ऑप्शन से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है त्रिभुज के क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न। त्रिभुज के शीर्षों के निशान दिए हैं, तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करना है। तो एक बार मैं त्रिभुज के क्षेत्रफल को रिवाइज करा दूं, क्वेश्चन नंबर 26 करेंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल पर आधारित। देखिए आप लोग ध्यान से समझिए, अगर किसी त्रिभुज के शीर्षों के कोऑर्डिनेशन हमको दिए हो, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक x1 y1 x2 y2 और c x3 y3 दिए हों, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज के शीर्षों में नाम दिए हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 23 31 12। किस फॉर्मूले से करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल x1 23 31 12 1/2, ये लिखा हमने y1, यहाँ पर भी हम ऐसे कर सकते थे 23 y2 31 y3 12 23 31 12 फॉर्मूले से हम ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो अब आपके लिए क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक आपके लिए 4 6, लेकिन ये क्वेश्चन और बनता है, इसके लिए तो आपने याद कर लिया। अब लेकिन ये डायरेक्टली फॉर्मूला बनता है कैसे कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक इस प्रकार से दिए हो, कोई त्रिभुज आपके पास ऐसा बन रहा हो जैसे कि ये एक्स वाई अक्ष है और ये एक्स अक्ष है, कोई त्रिभुज इस प्रकार से बन रहा हो, यहाँ से अगर वो ए अंतःखंड काट रहा हो और यहाँ से बी अंतःखंड काटे त्रिभुज, तो कहने का इस शीर्ष के निर्देशांक a, 0 और इस शीर्ष के निर्देशांक 0, b, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल समकोण त्रिभुज होगा। देखो हम डायरेक्ट भी तो कह सकते हैं 1/2 a × b। कहने का एक शीर्ष अगर त्रिभुज का मूल बिंदु हो 0 0 और दो शीर्षों के निर्देशांक a, 0 और 0, b है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 a × b। और कुछ भी हो सकता है, एक शीर्ष अगर 0 0 है और दो शीर्ष a, 0 0, b भी हो सकते हैं। मूल बिंदु 0 0 माइनस a, 0 और 0 b भी हो सकता है। 0 0 माइनस a, 0 और 0, b भी हो सकता है। 0 0 a, 0 और 0 b भी हो सकता है। अगर इनमें से किसी भी एक त्रिभुज एरिया है, एक एरिया है, एक एरिया है, एक एरिया है, चारों में से कोई भी त्रिभुज अगर दिया होगा तो उसका एरिया डेफिनेट 1/2 a × b होगा। 1/2 a × b, फिर फॉर्मूले वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है। 1/2 a × b, 1/2 a × b। कहने का अगर एक क्वेश्चन में आपके लिए लिखूं, यहीं पर क्वेश्चन नंबर 26 लिखूं कि किसी त्रिभुज, क्वेश्चन नंबर 26, किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 0 0 4, 0 तथा 0, 9 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप इसको डायरेक्टली तो कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को आप उसमें वैल्यू रखने की जरूरत ही नहीं है। 23 31 12 वाले में हम डायरेक्ट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। हम डायरेक्ट कैसे करेंगे, आप लोग समझदार हैं। 1/2 4 × 9, 1/2 4 × 9 कैसे करेंगे बेटाओ। 1/2 4 × 9, तो ये 2 बार कट गया। 9 दूनी 18 वर्ग इकाई, एरिया ट्राइंगल 18 वर्ग इकाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल 18 वर्ग इकाई आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब इसी सवाल को मैं फिर चेंज कर रहा हूँ, इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूँ। किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, क्वेश्चन नंबर 27, शीर्षों के निर्देशांक 0 0 -4, 0 और 0, -9 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। जरा आप सोचिए, क्या ऋणात्मक आंसर आ सकता है क्या त्रिभुज के क्षेत्रफल का। तो आप कहेंगे सर निगेटिव आंसर तो पॉसिबल है ही नहीं त्रिभुज के क्षेत्रफल का। आप डायरेक्ट ये कहेंगे कि सर चाहे यहाँ पर निगेटिव हो, यहाँ पर भी निगेटिव हो, कहीं पर कुछ भी हो, बस a 0 0 होना चाहिए और ये क्रम में होना चाहिए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम डायरेक्ट ही कहेंगे 1/2 4 × 9, ये 2 बार कट गया। 9 दूनी 18 वर्ग इकाई, इसका भी आंसर यही आएगा 18 वर्ग इकाई। नेगेटिव से कोई चेंज नहीं आएगा क्वेश्चन में। अगर ये नेगेटिव भी हो, एक नेगेटिव हो दूसरा पॉजिटिव हो, लेकिन अगर शीर्ष बदल जाती हैं तब हमको हेलो का सूत्र लगाना पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 लिखते हैं, त्रिभुज का
एक शीर्ष मूल बिंदु है, एक शीर्ष मूल बिंदु है, शेष दो शीर्षों के निर्देशांक, शेष दो शीर्षों के निर्देशांक 12,0 तथा 0-8 हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है क्या आप लोगों को? सोचिए जरा, आप मौखिक जवाब दे पाएंगे कि नहीं? आप इसको 1/2 12 गुणित 8 तो ये 6 बार कट गया, 6 8 48 48 आ जाएगा। कैसे? 1/2 12 गुणित -8, ये 6 बार कट गया तो 6 8 48 -48 का पॉजिटिव ही आएगा, इसको नेगेटिव नहीं लेते। एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा 48 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसी पर आधारित एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। अगर मैंने आपसे कहा कि a,0 और 0,a है, a,0 और 0,a है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। त्रिभुज का एक शीर्ष मूल बिंदु है, शेष दो शीर्षों के निर्देशांक a,0 और 0,a है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो आप कहेंगे 1/2 a इंटू a, तो 1/2a² त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 में त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक अलग अलग होंगे, इस प्रकार से नहीं होंगे कि 0 0 0 4 4 0, इस तरह से नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा है किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 4 6 0 4 6 2 हैं। किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 4, 6 0 4 तथा 4 6 0 4 तथा 6 2 हैं, 6,2 हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये क्वेश्चन कह रहे हैं। किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 4 6 0 4 और 6,2 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? ये शीर्षों के निर्देशांक दिए हैं, तो आप कहेंगे सर 1/2 x1 x2 x3 23 में क्या आ जाएगा? y2 माइनस y3 4 माइनस 2 23, y2 माइनस y3 23, 31 y3 माइनस y1 2 माइनस 6 12 y1 माइनस y2 6 माइनस 4। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, अभी हमने फॉर्मूला लिखा था ना, x1 प्लस x2 प्लस x3 23 31 12। तो अब इसको लिखने की तो आवश्यकता नहीं थी ना, 2 ऋण 6 तो लिखने की, इसमें तो हमने फिजूल समय स्पॉइल किया ना, ज़रूरत ही नहीं थी यहाँ।
कि जब यहाँ 0 है तो अंदर की वैल्यू लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी। अब केवल हमको इस स्टेप को ही देखना है। ये 1/2 लिखा है, 2 बचेगा 4 दूनी 8, वहाँ पर भी 2 बचेगा 6 दूनी 12, तो 20/2 तो 10 वर्ग इकाई 10 स्क्वायर यूनिट त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 10 वर्ग इकाई। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास, किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक। अगला क्वेश्चन हम इसी में चेंज कर रहे हैं, इसका तो 10 वर्ग इकाई आंसर आ गया। किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 2, 0, 6, 0, 4, 6, 2, 0, 6, 0, 2, 0, 6, 0 और 4, 6 और 4, 6 हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम इसी मेथड से करें या हम इसको ज़्यादा सरल तरीके से कैसे कर सकते हैं, आप लोग समझदार हैं। 2, 0, 6, 0 और 4, 6 हैं। तो आप ये जानते हैं कि 1/2 अगर मैं y1 लिख दूँ, यहाँ y2 वाला वैल्यू लिखूँ और यहाँ पर y3 वाली वैल्यू लिखूँ, क्योंकि इसमें मैं उल्टा फार्मूला क्यों लगा रहा हूँ, मैंने आपको दोनों फार्मूले क्यों बताए, आप समझदार हैं ना। अगर मैं यहाँ पर y1, y2, y3 लिखूँ और 23, 31, 12 लिखूँ, तो y1 और y2 वैल्यू लिखने की आवश्यकता नहीं है। y1 की वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे और y2 की वैल्यू आप जब यहाँ पुट करेंगे तो ये तो हो जाएगा 0। ये 2 स्टेप केवल हमको ज़रूरत पड़नी है तो y3 से। तो y3 की वैल्यू हमारे पास है 6। y3 की वैल्यू कितना है 6। क्लियर है ना, यही बात आ रही है ना समझ में, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट बात आ रही है। हमने ये y1 वाला फॉर्मूला क्यों यूज किया, x1 वाला भी कर सकते हैं, उससे भी यही आंसर आएगा, उससे भी सॉल्व करा दूंगा मैं, लेकिन यहाँ पर हमको इन दोनों को लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। y3 की वैल्यू कितना 6 समय बचेगा हमारे पेपर में। y3 की वैल्यू 6, 23, 31, 12 में y1 और y2 को घटाएंगे। 12 के लिए हम 2 ऋण 6। अब इसको जब सॉल्व करेंगे और मॉड वैल्यू लेते हैं, आपसे पहले का एरिया निगेटिव हो नहीं सकता, ये 6 लिखा और यहाँ बचेगा 4। निगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे ना, हम अंदर की निगेटिव वैल्यू को निगलेक्ट करेंगे, तो ये 2 बार कट गया, तो 6 दूनी 12 स्क्वायर यूनिट। निगेटिव वैल्यू नहीं लेते, त्रिभुज का क्षेत्रफल निगेटिव भी अगर आता है तो उसकी मॉड वैल्यू लेते हैं, पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। क्लियर हुआ ना बेटा। ये अगर आपको ये डाउट है कि सर y1 से ही क्यों किया, तो आप x1, x2, x3 से भी करेंगे तो भी 12 वर्ग का ही आंसर आएगा। x1, x2, x3 से भी करके देखते हैं। ये लिखा हमने 1/2 x1, x2, x3। अब 23, 31, 12, 23 में से हम इन दोनों को घटाएंगे। 0 - 6 23, 0 - 6 23, 31, 6 - 0 12, 0 - 0। तो आपने ये कहा 0 - 0 0 हो जाएगा, कम्प्लीटली 0 हो जाएगा 1/2। और ये कितना हो रहा है, ऋण का 12, 6 दूनी 12, और ये 6 चंक 36 हो रहा है। अगर इस 36 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 24। 1/2 24, हाफ करेंगे तो 12 स्क्वायर यूनिट। हमने x1, x2, x3 से भी वैल्यू फाइंड की, y1, y2, y3 से भी वैल्यू फाइंड की। दोनों में से अब किसी भी मेथड से वैल्यू फाइंड करेंगे तो एरिया आपका यही आएगा। लेकिन मैंने ये देखा ना y1, y2, y3 क्यों लगाया कि यहाँ मुझे 0 दिख रहा था। तो शेष क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगा, और भी कई वीडियो इस पर बनेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आपके क्वेश्चन कंपटीशन में बाहर नहीं होंगे अगर आप इनको अच्छे से कर लेते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।